देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। दुसऱ्यांदा प्रधानमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून आपल्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पुनरुच्चार केला की स्वतंत्र भारतात जगण्यातील सुसह्यता अत्यंत आवश्यक आहे आणि आम्ही त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत। ईज ऑफ लिविंग ये आजाद भारत की आवश्यकता है और इसलिए हम ईज ऑफ लिविंग को बल देना चाहते हैं। सामान्य मानवी के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत न करनी, उसके हक का उसको सहज रूप से मिले और इसलिए हमने आगे बढ़ने की जरूरत, हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। प्रथम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर प्रधानमंत्री म्हणून सामान्य माणसाचं जीवन सुसह्य, आरामदायी आणि तणावमुक्त करण्यासाठी घेण्यात येणारे प्रयत्न हे नरेंद्र मोदी सरकारचं वैशिष्ट्य आहे। 2003 मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर काही वर्षातच मोदीजींनी स्वागत म्हणजे स्टेट वाईड अटेन्शन ऑन ग्रीव्हन्सेस बाय ॲप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी हा मंच ही एक ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली म्हणून सुरू केला आणि ते ई प्रशासन स्वीकारणारे देशातील पहिले नेते बनले। या मंचाला प्रशासनाच्या सर्वात खालच्या स्तरावर नेण्याचा त्यांचा उद्देश पुढे नेत मुख्यमंत्री मोदी यांनी 2009 मध्ये तालुका स्तरावर आणि 2011 मध्ये गाव पातळीवर स्वागत सुरू केलं। 2010 मध्ये स्वागत कार्यक्रमाला लोकसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या या कार्यक्रमाला जनसेवा पुरस्काराद्वारे मान्यता दिली। यानंतर प्रधानमंत्री पदाच्या पहिल्या कार्यकाळाला फक्त 1 वर्ष पूर्ण झालेलं असतानाच मोदीजींनी 2015 मध्ये डिजिटल इंडिया हा प्रमुख उपक्रम सुरू केला। भारताला डिजिटल सक्षम समाजात आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत परावर्तित करण्याच्या दृष्टीने डिजिटल इंडिया हा काळाच्या अनुषंगानं एक दृष्टिकोन होता। मेरा नाम अरबीना है, मैं अच्छाबल में रहती हूँ। आज मैं आपको डिजिटल इंडिया स्कीम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। पहले स्टूडेंट्स के लिए हम ऑफलाइन क्लास नहीं दे पाते थे, आज हम ऑनलाइन क्लास दे पाते हैं। लॉकडाउन की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ पढ़ाई में, कुछ में। जब हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो हम ऑफलाइन भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते, डॉक्टर हमें वहाँ से एक दवाई दे सकते हैं, हम उनकी बिल भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी वजह से हमें बाहर यहाँ हमें कॉलेज का फ़ी भरना हो, स्कूल का फ़ी भरना हो, हमें लाइन में खड़ा नहीं होना है, बैंक में खड़ा नहीं होना है। हम घर बैठे फ़ी या कोई भी बिल पेमेंट हो हम वो क्लियर कर सकते हैं घर बैठे। प्रधानमंत्री मोदींनी यूपीआय कार्यप्रणाली लोकप्रिय करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली। जरी हा मंच खूप आधी सुरू करण्यात आला तरी विमुद्रीकरणानं डिजिटल पेमेंट पद्धती लोकप्रिय केली। आता भारतानं कदाचित जगातील सर्वोत्तम डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत। कमी दरात इंटरनेट सेवा सुरू केल्यामुळे सुमारे 50 कोटी वापरकर्त्यांसाठी इंटरनेट सहज उपलब्ध झाला आहे। यूपीआय युनायटेड पेमेंट इंटरफेस किंवा रुपे कार्ड सुविधा आता 229 पेक्षा जास्त बँकांमध्ये कार्यान्वित आहे। ही एक प्रकारे भारतीयांसाठी डिजिटल सक्षमीकरणाच्या युगाची सुरुवात होती। सार्वत्रिक डिजिटल साक्षरतेच्या काळात भारतानं विविध प्रादेशिक भाषांमधून ही सुविधा देण्यासाठी प्रमुख डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या। भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध सेवांसह डिजिटल संसाधनं सुलभ केली गेली, त्यामुळे या डिजिटल सुविधांची पोच वाढली। हे ॲप सर्व भारतीय नागरिकांना 261 विभागांद्वारे केंद्र ते स्थानिक सरकारी संस्थांपर्यंतच्या संपूर्ण देशात 21,568 ई सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते। I'm there for you. मुझे कितनी तकलीफ होती है हर साल अपनी पेंशन पाने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, मेरे पास इसका भी इलाज है। आप घर बैठे ही जीवित होने का प्रमाण दे सकती हैं। हे भगवान, जरा सी खांसी, 600 रुपए की दवाई। मेरे फार्मा सही दाम सेवा से आपको पता है एक ही दवाई 50 से 600 रुपए तक की बिकती है और अब तो अस्पताल में दिखाने के लिए घर बैठे अपॉइंटमेंट ले लो। ऐप तो शहरी लोगों के चोचले हैं। आप अन्नदाता हैं, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपके लिए फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है,
मंडी के और वैज्ञानिकों से खेती बाड़ी संबंधी सलाह है। इस मुल्क की सारा काम आज भी चुंदा है ते मैनू इंग्लिश दी ABCD नहीं आंदी। अब कोई गल नहीं जी पाजी, मुल्क दी 13 जुबाना अज तुहाडा काम हो जूगा। हाँ जी। यूपीआय पासून ई प्रशासन ते कोविन पर्यंत समूह आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून याचा उपयोग जीवन सुसह्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत आहे। मेरा नाम विश्वजीत देवनाथ है। मैं उदयपुर का गुमती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज डिजिटल इंडिया होने पर जितना फैसिलिटी मिल रहा है उन लोगों को, पहले हम लोग सोचा था नहीं था। विशेष करके हम लोग जो ब्लाइंड पर्सन है, जो मोबाइल दिया हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आज मोबाइल की वजह से, डिजिटल स्टिक की वजह से हम लोग खुद अकेले चल सकते हैं। हमारी यूडिया का ID कार्ड जो मिला है हम लोगों को, इससे कितना फैसिलिटी है हम लोग भाप नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ई कार्ड मिलने से बहुत उपकृत हुआ है हम लोग। सहभागात्मक प्रशासनासाठी एकत्रित व्यासपीठ तयार करण्यात आलं आहे। गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदीजींनी जमिनीच्या संगणकीकृत नोंदीसाठी ई धारासह अनेक क्षेत्रांमध्ये ई प्रशासन सेवा सुरू केली। नागरिक केंद्रित सेवांच्या वितरणासाठी ई ग्राम, ई नगरपालिका आणि एकदिवसीय प्रशासन या सेवा सुरू केल्या। प्रशासनाला जनतेपर्यंत आणण्याच्या दृष्टीनं पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागात 3,56,000 सामान्य सेवा केंद्रांची स्थापना केली। नागरिकांना शासकीय कागदपत्र आणि प्रमाणपत्र स्वतःहून येऊन सादर करण्याची आवश्यकता नाही। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है, उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से ये संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे बेच पाएगा? आज जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। जगानं दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं सर्वात मोठं संकट कोविड-19 महामारीच्या रूपात पाहिलं आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची संकल्पना मांडली। नागरिक आणि रुग्णांशी संबंधित हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे। या अभियानाअंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सर्वसमावेशक आरोग्य नोंदी असणारी एक डिजिटल आरोग्य ओळखपत्र देण्यात येणार आहे। संबंधित आरोग्य नोंदी काढण्यासाठी हे एकच आरोग्य ओळखपत्र असेल। हे अभियान सुरू केल्यानंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत 11,09,000 आरोग्य ओळखपत्र तयार करण्यात आली आहेत आणि या मंचावर 3,106 डॉक्टर आणि 1,490 सुविधांची नोंदणी करण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे परवडणाऱ्या आरोग्य सेवे अंतर्गत आरोग्य सेवा क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागाला आधुनिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत। त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत। कमी उत्पन्न असलेल्या 50 कोटी नागरिकांना 5 लाखांपर्यंत आरोग्य विमा कवच देणं हा या योजनेचा उद्देश आहे। मोदी सरकारच्या लेखी ही योजना जगातील सर्वात मोठा सार्वत्रिक रोकड विरहित वैद्यकीय सेवा कार्यक्रम मानला जात आहे। मैं ग्राम फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जत नगर का रहने वाला निवासी हूँ और मुझे यहाँ सरकार की तरफ से ये आयुष्मान कार्ड जो मिला है, इससे मुझे इतना लाभ हुआ कि मैंने अपनी आंखों का इलाज इससे फ्री करा लिया और ये मेरे लिए बहुत सहयोग की बात है। मैं अरविंद कुमार अहरबार, निवासी रजकड़ी मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। मेरे पिताजी को पिछले वर्ष अटैक आया। मेरे पिताजी का आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। यही हॉस्पिटल की तरफ से मेरे पिताजी का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। पापा जी को लाभ में दिया गया, उसमें कोई भी खर्च नहीं लिया गया। जो भी खर्च आया था, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पूरा आयुष्मान के तहत हुआ। महामारीच्या कठीण काळात सुरू करण्यात आलेल्या आरोग्य सेतू आणि कोविन ॲप हे नागरिकांसाठी मोठं वरदान ठरलं। कोविन ॲपच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लसीकरण प्रमाणपत्र दिली जात आहेत। राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.
डॉक्टर R.S. शर्मा यांनी कोविन संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची आपली पहिली भेट अविस्मरणीय असल्याचं सांगितलं. तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, इसको विश्व स्तर का एक प्रोडक्ट बनाना है हमें. अब उनका विजन ये था कि भाई केवल हमें अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इस प्रोडक्ट को बनाना है. शुरुआत की हमने 16 जनवरी से और आज सितंबर के अंतिम सप्ताह में करीब 83-84 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटल प्रक्रिया है और हमारा सर्टिफिकेट WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक में सब चीज शामिल है. उसके बाद वो डिजिटली वेरीफाइबल है. उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको पूरा ओपन सोर्स करके हम दुनिया को गिफ्ट के रूप में इसको दें. तो ये हमारे प्रधानमंत्री का विजन और उसका दूरगामी परिणाम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षित पिण्याचं पाणी, स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा, सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा, त्याचप्रमाणे आधुनिक रेल्वे स्थानक, विमानतळ, बस टर्मिनल तसेच जागतिक स्तरावरील शिक्षण संस्थांसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून नागरिकांचं जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याच्या उद्देशानं एक व्यापक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन NIP ची घोषणा करण्यात आली. जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकानुसार पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेसाठी भारत 140 देशांमध्ये 17व्या स्थानावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित केलं असून या दिशेनं अथक प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात सर्व घरांपर्यंत वीज पोहोचवण्यात आली आहे. बाईट 9. मेरा नाम रतन लाल है. मैं पंचायत चकुआ, डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बुटोल से बोल रहा हूँ. हमारे चकुआ पंचायत में पहले बिजली नहीं थी और बिजली नहीं होने की वजह से हम टीवी नहीं देख सकते थे, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते थे, ना हम कभी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे और जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. बगैर स्कीम के तहत हमें अपना बिजली मुहैया हुई है. अब हमारी जिंदगी जो है बड़ी आसान और मजेदार हुई है. याशिवाय पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी, धूरविरहित स्वयंपाकघरासाठी कोट्यवधी कुटुंबांना विनामूल्य LPG जोडणी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. जनधन योजना ही सरकारची आणखी एक महत्वाची योजना आहे. या अंतर्गत 42,83,00,000 खाती उघडण्यात आली आहेत. ही कदाचित जगातली सर्वात मोठी वित्तीय समावेशन योजना असू शकेल. निवृत्ती वेतन योजनेद्वारे 4,83,00,000 निवृत्ती वेतन धारकांना लाभ झाला आहे. आजादी के इतने साल के बाद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है, बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे. गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सरकार ने तो तैयार किया था, RBI ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे और आप देखिए गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता. उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो कर रखना चाहिए और 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाया. 14,000 करोड़ रुपया. मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो. सद्यस्थितीत दलालांना बाजूला करून 320हून अधिक योजनांच्या लाभाचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जात आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून 9 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 18,69,000 कोटी रुपयांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला. या प्रकारे आपला अधिकार आपल्याद्वारे हे प्रधानमंत्र्यांचं स्वप्न साकार झालं आहे. हे अमर्याद यश आणि याचे अतुलनीय परिणाम कोणालाही प्रभावित करू शकतात. मात्र प्रधानमंत्री मोदी यामुळे समाधानी होणारे नाहीत. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या आकांक्षांच्या अनुरूप जगण्यातली सुसह्यता वाढवण्याच्या दिशेनं विक्रम स्थापित करण्याचा त्यांचा प्रवास अविरत सुरू आहे. ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने में एक और चीज अहम भूमिका निभाती है. हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर कैपिटा इनकम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. उसके पीछे सोच भी यही है. गरीब को बिना सहारा कारोबार वो कर रहा है. किसान की फसल को बीमा कवर मिल रहा है. मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है.